प्रश्न ये है कि जब नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है सबको पता है कि काफ़ी घट चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने पब्लिकली कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फिर ऐसी क्या हुई, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि फिर से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में लेने को तैयार हो गई और इससे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा क्या, आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे। नीतीश कुमार ने जब राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया था तो उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही खरी खोटी सुनाई थी और उनको लगता था कि अगर 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया जाए तो फिर केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनेगी। बार बार नीतीश कुमार ने नारा दिया था कि जो 2014 में आए हैं उन्हें 2024 में हम भगाएंगे। जिस नारे के सृजक निर्माणकर्ता खुद नीतीश कुमार हुआ करते थे, वही नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार बैठे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ले क्यों रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर जो उसे जीत दिला सकती है? जबकि सारे विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक लीड बना के चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक धार्मिक महत्व का भी विषय है और साथ ही उन्होंने विकास कार्य भी किए हैं, लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर एक विनेबल फैक्टर है, वो एक अच्छा चुनाव में अच्छी जीत दिलाने की तरफ वो अग्रसर थी। फिर ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा, ये चीज़ सब कोई पूछ रहा है कि नीतीश को आखिर भारतीय जनता पार्टी ले क्यों रही है। मुझे लगता है कि ये राजनीति एक परसेप्शन का खेल है। लोगों में एक अवधारणा बनाई जाती है कि कौन सी पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि धर्म की राजनीति पहले से करती आ रही है तो उसने अपने धार्मिक पुस्तकों से भी कुछ सीखा होगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब कर्ण अर्जुन से ज़्यादा बलशाली थे, लेकिन जब कर्ण का अटैक करते थे अर्जुन पर और बहुत पीछे जाते थे, फिर भी शल्य चुप, उनके कर्ण के जो सारथी थे वो अर्जुन के मामा थे शल्य, तो शल्य चुप लगा के बैठते थे। लेकिन जब अर्जुन कर्ण पर अटैक करते थे तब अर्जुन की बहुत ही तारीफ करते थे। उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ की कि कर्ण का हौसला टूट गया। जब कोई आदमी आपके दुश्मन की तारीफ करने लगे और उसको बढ़ा चढ़ाकर उसका महिमा मंडन किया जाए तो उससे दूसरे पार्टी का आत्मविश्वास डगमगाता है और वैसे ही स्थिति में कर्ण की भी मृत्यु हुई, क्योंकि कर्ण की हार ये इस कारण नहीं हुई कि वो अर्जुन से कमज़ोर थे, उनके आत्मविश्वास को तोड़ दिया गया। इसी को सीख करके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडी गठबंधन के आत्मविश्वास को ही तोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो इंडी गठबंधन का तो अंत पश्चिम बंगाल में हो गया। उसके बाद पंजाब में भगवंत मान ने भी घोषणा कर दिया कि वो अकेले 13 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ से भी चली गई। अब तो बचता कौन? बिहार और महाराष्ट्र। बिहार में कांग्रेस पार्टी 10 सीटें मांग रही थी। पहले जनता दल यूनाइटेड का कहना था कि 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उसे तब दी थी जब जनता दल यूनाइटेड के सांसदों की संख्या 2 थी, तो 2 सांसदों वाली पार्टी को भाजपा ने 17 सीटें दी थी, तो कम से कम 17 सीटें तो मिलनी चाहिए। अब अगर 17 सीटें 17 सीट जनता दल यूनाइटेड और 17 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़े तो 17-17 34 सीटें हो जाती है और बाकी पार्टियों के लिए मात्र 6 सीट बाकी होती है। कांग्रेस पार्टी अकेले 10 सीट मांग रही थी, तो स्पष्ट था कि बिहार में भी ये गठबंधन टूटना ही था। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि गठबंधन के जो सृजक हैं, जो निर्माण करता है, जो इनका मुख्य चेहरा है, कहा जाता था जिसने इस गठबंधन की नींव डाली, अगर उसी को इस गठबंधन से बाहर कर दिया जाए तो पूरे देश में एक संदेश जाता है
कि ये इंडी गठबंधन बिखरा हुआ है। तो परसेप्शन के युद्ध को, परसेप्शन के वॉर को जीतने के लिए भाजपा ने नीतीश कुमार को साथ लेने का फैसला किया है। एक दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि कम से कम 14 से 16% वोट नीतीश कुमार के पास हैं। जैसे ही ये इतनी वोटें भाजपा के साथ मिलती हैं तो फिर वो एक अपराजेय शक्ति बन जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर के और अपनी बिहार में अपने सीटों को अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे जो लगता है कि पर्दे के पीछे जो डील हुई होगी उसमें दो बातें हो सकती है। एक तो ये कि चूंकि अब आपके विधायकों की संख्या 45 है और भाजपा के विधायकों की संख्या 76 है, 78 है, 78, वह लगभग जनता दल यूनाइटेड की सीटों की तुलना में विधायकों की संख्या के दोगुना। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार या तो 10-12 सीटें दे या मुख्यमंत्री का पद दे। अब इसमें किस पर समझौता होता है ये देखने वाली बात है। कल अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते हैं तब ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाजपा उसे 10 सीट से ज़्यादा नहीं देगी। अब अगर किसी और मुख्यमंत्री और भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेता है तब हो सकता है कि भाजपा उन्हें 17 सीट देने को भी तैयार हो जाए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये दोनों बातें नहीं होती है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद भी अपने पास रखते हैं और 17 सीटें भी रखते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए ये डिसीजन सुसाइडल भी हो सकता है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि अगर 30 सीटों पर भाजपा लड़ती इस बार तो उसे कम से कम 25-26 सीटें मिलने की संभावना थी, कम से कम। तो अगर 25-26 सीटें उसे मिलने की संभावना थी, वैसी स्थिति में अभी अगर 17 ही सीट पर लड़ती है तो उससे घाटा भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और बिहार का प्रभाव किसी और राज्य में पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल के चुनाव लड़ी तब भी 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही थी। अब इस बार अखिलेश यादव अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ती है, वैसे में अगर 80 की 80 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन कम से कम 75 सीटें तो अवश्य जीतेगी। तो 75 से 80 का टारगेट तो अभी उत्तर प्रदेश में ही है। बिहार में नीतीश कुमार को पूरी सीटें देने का कोई मतलब नहीं। अगर देती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोई बहुत वाइज डिसीजन करेगा, ऐसा तो नहीं लगता है। क्या सोचकर नीतीश कुमार को लिया गया है ये समय अंतराल में पता चलेगा। लेकिन अब समय भी ज़्यादा नहीं है, 1 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार को दोबारा लेने की ऐसी कौन सी बाध्यता थी। क्योंकि जितने भी राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी पूरे देश भर में एक माहौल उसके पक्ष में बना हुआ है। और ये माहौल सिर्फ राम मंदिर के कारण ही नहीं है। राम मंदिर तो एक कारण है ही कि क्योंकि जितने लोग, लाखों लोग प्रतिदिन वहाँ पर पहुँच रहे हैं और जितने लोग निकल रहे हैं वहाँ मोदी और योगी का गुणगान करते निकल रहे हैं, तो वो सीटें तो उन्हें मिलेंगी ही। जब लोग लौट के अयोध्या से घर जा रहे हैं तो अपने 4-5 लोगों को तो प्रभावित कर ही रहे हैं। तो एक तो ये धार्मिक मुद्दा जो इमोशनल इशू है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने विगत 10 वर्षों में जो काम किया है वो भी लोगों को दिखता है। कहीं पर कोई भी क्षेत्र ले लीजिए उसमें उनका काम दिखाई देता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, 370 को हटाया गया जो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। राम मंदिर भी बन गया। तो और इसके अलावा करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, उन्हें डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ मिला है। तो जिन्हें घर मिला है, जिन्हें शौचालय मिला है, जिन्हें किसान सम्मान निधि मिला है, उसका मैक्सिमम वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। फिर भी अगर नीतीश कुमार को बराबरी के पर समझौता किया जाता है तो मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व का एक ये गलत निर्णय होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा फायदा नीतीश कुमार को होगा क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री का पोस्ट भी मिल गया और 17 सीटें भी मिल गई। लेकिन दोनों का मिलना मुझे नहीं लगता कि भाजपा इस पर तैयार होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है।